ठीक है। अच्छा ये बताइए कि आपको देखो, सबसे पहले ये चीज ध्यान में रखना, जब आप 11th 12th करने जा रहे हो, देखो 9th 10th तो सबसे पहले साइंस के लिए बहुत अच्छे से तैयार कर लो। अब ये चीज दिमाग में रखना कि 9th 10th के बाद जब हम 11th 12th पे जा रहे हैं, तो दोस्त 11th 12th पूरी बुक नहीं करनी है, ठीक है। उसमें से कुछ कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं आज आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, वो आपको तैयार करने हैं। अब यहाँ जो पूरा डिस्कशन होगा, देखो यार हमारे पास बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है, और अगर समय होता भी तो शायद मैं आपको नहीं कहता कि यार 11th 12th में बिल्कुल आपको इतना घुस जाना है। तो यहां पर भी मैं आपको एक एक्सट्रीम केस पर ही लेकर जाऊंगा कि 11th का यार ये वाली चीजें हैं, 12th की ये चीजें हैं। और मुझे लगता है कि इसके अलावा कोई वीडियो मत देखना, किसी से मत पूछना कि 11th के टॉपिक बता दो, 12th के टॉपिक बता दो, क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को खोज खाज के सब कुछ कर कर आके यार ये फाइनली मैंने 2 3 दिन में जाकर एक पूरी लिस्ट तो नहीं बनाकर लाया हूं, पूरा मार्क कराऊंगा यहाँ पर आपको कि ठीक है कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। और जो अपना चेंजिंग पैटर्न है, जो अभी सीएपीएफ 2025 में आपने देखा होगा, सीडीएस में कुछ क्वेश्चन आए हैं, सीएपीएफ 2024 में भी चेंज हुआ। तो देखो वहां से अभी तक जो 30 क्वेश्चन हमारे टोटल आते थे, आप कह लो कि 2024 तक ट्रेंड क्या था कि सिर्फ 4 से 5 क्वेश्चंस थे जो हमारे 11th 12th से थे, ठीक है। इस ट्रेंड को समझो कि कहाँ हम चेंज आ रहा है और हम कितना उस चेंज पर काम कर पाएंगे। तो 30 क्वेश्चन आ रहे थे 2023 तक, 2023 का ट्रेंड समझो कि 30 क्वेश्चन आ रहे थे, 30 में से 28 29 आपके 9 10 से हो जा रहे थे। 24 में क्या हुआ, 30 क्वेश्चन आ रहे थे, सिर्फ 25 क्वेश्चन आपके 9 10 से हो रहे थे, रिमेनिंग 5 क्वेश्चन 11th 12th से इन्होंने पूछना शुरू कर दिया। इधर जो लेटेस्ट 25 का पेपर हुआ जो लास्ट ईयर, उसमें इन्होंने और क्वेश्चन नंबर बढ़ा दिए, अब की बार 5 से बढ़ाकर वो 8 9 10 तक ले गए 11th 12th के, ठीक है। अब यार यहां पर जब ये 8 से 10 क्वेश्चन लेकर गए हैं 11th 12th के, मैं आपको ये चीज बता दूं कि आप कुछ भी कर लोगे ना, कितना भी कर लोगे, अभी तो आप कुछ नहीं कर रहे थे, तो वो 8 8 से 10 क्वेश्चन पूरे के पूरे हाथ से जा रहे थे। बट आज शायद इस सेशन के बाद अगर आपने इतना काम कर लिया, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि वो आठों क्वेश्चन आप कर पाओगे, बस इस 8 में से आप 4 से 5 क्वेश्चन करने के लिए कैपेबल हो जाओगे, और यार ये अपने आप में बहुत है, बहुत है, ठीक है। तो वो चीज मैं आपको यहां पर दिखाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बायो से स्टार्ट करेंगे। बायो के लिए मुझे एक बात बताओ कि आप लोग बायोलॉजी पढ़ते हो या बायोटेक्नोलॉजी पढ़ते हो? दोनों बुक में से कौन सी इंपॉर्टेंट बुक है, ये मुझे बताओ, थोड़ा सा आपका मुझे समझ में आएगा कि बायोलॉजी। बायोलॉजी सर। बायोलॉजी पढ़ते बायोलॉजी हो, सर। ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी किसी ने पढ़ी है, किसी को पता है उसके बारे में? सर GS 3 के लिए पढ़ी। GS 3 के लिए, ठीक है। यस। देखो सबसे तो पहले वो मैंने पढ़ी हुई थोड़ी सी। सबसे पहले तो आप लोगों का ना एक मिथ यहाँ पर मैं क्लियर करूंगा कि यार हमारे एग्जाम में ना सीएपीएफ में और सीडीएस में कह लो, बायो बहुत मिनिमम है, बायोटेक्नोलॉजी ज्यादा है। जब आप 11वीं और 12वीं की तरफ जा रहे हो ना, ये ध्यान में रखना आपको बायो टेक्नोलॉजी। नहीं पढ़नी है, ठीक है। 11th क्लास की बायोलॉजी की बुक है। देखो ये 4 बुक्स हैं इस समय, ये 4 बुक हैं। एक आपकी बायोलॉजी है क्लास 11th की, 12th की बायोलॉजी, 11th की बायोटेक्नोलॉजी और 12th की बायोटेक्नोलॉजी। मैं आपको सिंपल सा सजेशन दूंगा, इन चारों बुक्स में से जो सबसे इंपॉर्टेंट किताब है वो सिर्फ एक है, ठीक है। देखो लिमिटेड काम करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि समय नहीं है और आप कर भी नहीं पाओगे। हमें सिर्फ एक किताब पढ़नी है, वो है ये, ध्यान रखना, क्लास 11th बायोटेक्नोलॉजी। क्योंकि क्लास 11th की बायो से क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। अगर पूरी बुक में से एक क्वेश्चन आ गया, मैं नहीं कहूंगा पढ़ने के लिए। क्लास 12th की बायोलॉजी तो बिल्कुल भी नहीं आ रही है, ठीक है। क्लास 11th की बायोटेक्नोलॉजी बहुत आ रही है यार। अगर आप कहोगे कि मैं पिछले 2 साल का भी ट्रेंड देखूं ना, मैं इस पर भी एक छोटा सा एक वीडियो लेकर आऊंगा। पिछले 2 साल में आप नोटिस करोगे यार, बायोटेक्नोलॉजी से 10 क्वेश्चन आ गए हैं, बायोटेक्नोलॉजी से। बायो से एक क्वेश्चन कहीं देखने को मिला होगा 11th से, वहीं 12th से शायद एक क्वेश्चन, और बायोटेक्नोलॉजी 12th से भी एक क्वेश्चन, ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट यहां पर आपका क्लियर करूंगा, मुझे कमेंट में बताओ आपको इस चीज की क्लैरिटी है कि 11th इंपॉर्टेंट है कि 12th इंपॉर्टेंट है? 11th होगा सर। 11th सर। ध्यान रखना, जब भी कंपैरिजन आए कि आपको 11th पढ़ना है या 12th पढ़ना है, ये मैं फिजिक्स में भी दिखाऊंगा, केमिस्ट्री में भी दिखाऊंगा, 12th से क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, ठीक है। 12th से कहीं एक आध कोई क्वेश्चन किसी चैप्टर में है, वो अगर फंस गया तो फंस गया, नहीं तो 12th की ना तो बुक इंपॉर्टेंट है और ना ही कोई क्वेश्चन आ रहे हैं, ये क्लियर रखना। तो हमारा बर्डन कम हो गया, अब 12वीं नहीं करनी है। 12वीं में भी एक कहीं कोई चैप्टर होगा फिजिक्स केमिस्ट्री में, वो मैं आपको बताऊंगा। मेन है हमारी 11th, 9 10th, और उसके बाद अब आएंगे हम 11th पे। तो 11th में अब जैसे सबसे पहले बायोलॉजी में आपको मैं बताऊं, देखो 11th की बायोलॉजी में इंडेक्स में आपको दिखाता हूं इसका।
कहां से क्या कैसे कनेक्ट करना है वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ये आपकी 11th क्लास की बायोलॉजी का इंडेक्स है, ठीक है, बायोलॉजी याद रखना। अब यार इसमें जो ये यूनिट 1 है ना, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड्स, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, इसको बिल्कुल भी मत पढ़ना अपने एंड से। इसकी जगह आपको पढ़ना है क्लास 9th का एनसीईआरटी का चैप्टर 7, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। उतना सफिशियंट है। क्वेश्चन पहले तो एनसीईआरटी ने वो चैप्टर ही हटा दिया है, चैप्टर कहीं से डाउनलोड कर लेना, और एक आधा क्वेश्चन कहीं अगर फंसता है तो बस वहीं से हमारा काम बन जाता है, ठीक है। उसके बाद याद रखना, अगर आप लोग ये वाली बुक उठा भी रहे हो, ठीक है, अगर आप ये वाली बुक उठा भी रहे हो, अच्छा ये प्लांट, ये भी प्लांट फिजियोलॉजी ये भी हटा दो, ह्यूमन फिजियोलॉजी ये भी हटा दो, ये दोनों की दोनों चीजें काम की नहीं है। इसमें थोड़ा बहुत काम का है हमारा कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, बट मैं इसे भी कहूंगा कि अवॉइड करो, इतने छोटे से टॉपिक को भी हटा दो, क्वेश्चंस बहुत ही रेयर कहीं देखने को मिलते हैं। अगर इस पूरी बायोलॉजी की बुक में हमारे लिए जो काम का है टॉपिक, तो वो है, मार्क करना ये वाला, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। पूरी बायो 11th का क्रक्स है सिर्फ हमारे लिए काम का सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है। अब इसमें भी आ जाओ, 8th चैप्टर को हटा दो, ठीक है, इसे भी हटाओ। क्यों? क्योंकि ये सेल पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपकी 9th एनसीईआरटी के 5th चैप्टर से, फंडामेंटल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से हो जा रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर सेल का एक और वर्जन है, सेल ऑर्गेनिल्स, ठीक है, जिसमें आपका लाइजोसोम्स है, माइट्रोकॉन्ड्रिया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स है, वो सारी चीजें आपको यहां पढ़ाई गई हैं। मैं कहता हूं आपको ये यहां से नहीं पढ़नी है, ये आपको कहां से पढ़नी है, 11th क्लास की बायोलॉजी की बुक में जाना। इसका भी इंडेक्स मैं आपको दिखाता हूं। फिर इसका पीडीएफ भी शेयर कर दीजिए ग्रुप में। इसका पीडीएफ चलो मैं कर दूंगा, ठीक है। देखो, ये है आपकी बायोटेक्नोलॉजी, जितनी बायोलॉजी पढ़नी है वो सारी बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू पढ़नी है। तो हमें वहां का वो सेल नहीं पढ़ना है, वो 9 से पढ़ेंगे। और जो सेलुलर ऑर्गेनेल्स की जो डिटेल्स हैं, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, ईआर, गोल्गी अपरेटस, लाइसोसोम, वैक्यूल, माइट्रोकॉन्ड्रिया, ये सारी चीज हम यहां से पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी से, क्योंकि क्वेश्चन यहां से पूछ रहा है, ठीक है। कैसे पूछ रहा है मैं आपको थोड़ा सा उसका भी हिंट देता हूं। आ जाओ इसके इसी चैप्टर पे चलते हैं। देखो यहां पर तो इंट्रोडक्शन है, याद रखना, इंट्रोडक्शन में आपको एक टेबल में आपको दूंगा, इंट्रोडक्शन में कुछ काम का नहीं है, मार्क करना सर जिसके पास धीरे भी अगर स्लो, बुक है। बहुत इन- फास्ट जा रहा है। वो मेन पेज पर आ रहा हूं मैं यार, चिंता मत करो, पास नहीं जाएंगे, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी का जो पहला इंट्रोडक्टरी जो चैप्टर है, उसमें आपको सिर्फ एक टेबल याद रखनी है, जिसमें आपको ब्लू बायोटेक्नोलॉजी क्या है, ग्रीन क्या है, रेड क्या है, व्हाइट क्या है, इतना याद रखना है बस, ठीक है। ये 4 टेक्नोलॉजी आपको याद रखनी है। आपको ध्यान होगा सीएपीएफ 2024 में कुछ इस तरीके का क्वेश्चन पूछा था, जहां पे आपसे आपसे कुछ फंक्शंस दे दिए थे और कहा था कि ये व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी है, रेड है, ग्रीन है, ब्लू है। आंसर बता दो क्या है, अगर आप लोगों को पता है तो। बाहर इसका रेट है सर। चैट सेक्शन में बताना ना, बाकी बच्चे भी। ठीक है, व्हाइट नहीं है, रेड है, ठीक है। ये चारों बायोटेक्नोलॉजी आपको यहां पर गिवन है, इसको याद कर लेना, ठीक है। अभी हो सकता है कि आप लोग क्वेश्चन गलत करो, बट यहां से हमने ये चीज सीख ली। उसके अलावा इसमें ज्यादा कुछ चीजें हैं नहीं, इन्होंने एप्लीकेशन दी हुई है। एप्लीकेशन में अगर आप आओगे तो एक एक लाइन में इनकी एप्लीकेशन ध्यान रखना कि मेनली बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है। तो जैसे जीन थेरेपी में हो रहा है, जीन टेस्टिंग में हो रहा है, ये सिर्फ एक एक लाइन ही इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन पर क्वेश्चन पूछेगा, वो अंदर डिटेल में नहीं जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये सारी चीजें हटाओ, मैंने कट भी कर रखा है, हमें ये सब नहीं पढ़ना है, हमें ये सब नहीं पढ़ना है। मैं इसको अभी आगे हटाता हूं। अब आते हैं सेल ऑर्गेनेल्स पे, ठीक है। ये वाला चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। सेल ऑर्गेनेल्स में जैसे देखो, अभी रिसेंटली आपके सीएपीएफ 2025 में, आप यकीन नहीं करोगे, इस एक चैप्टर से हमें लगता है कि यार कहां से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे सॉल्व किए जाते हैं। सीएपीएफ 2025 में 2 क्वेश्चन आए हैं सिर्फ इस चैप्टर से। ये देखो सीएपीएफ 2025 का ये वाला क्वेश्चन, मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आपसे सिर्फ आंसर पूछूंगा, गलत है तो यहां से तैयार करेंगे, अगर पता है तो बताइए। इसका आंसर बताओ। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट के बारे में पूछ रहा है प्लांट्स में, ठीक है। आज मैंने ये दिया भी था, डी मार्क कर रहे हो, बहुत बढ़िया। अब देखो आंसर आप लोगों को पता है, कोई बात नहीं।
अगला क्वेश्चन कहां से पूछेगा? एक तो ये पैसिव ट्रांसपोर्ट याद रखना, पैसिव ट्रांसपोर्ट है क्या, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है, उसमें कैरियर प्रोटीन है, चैनल प्रोटीन है। कैरियर प्रोटीन के एग्जांपल्स हैं ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट, चैनल प्रोटीन में आपका एग्जांपल है एक्वापोरिन्स। जब इसकी डिटेल में जाओगे, जब पढ़ना शुरू करोगे, तो बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी जहां से क्वेश्चन बनेंगे। यहां से ये क्वेश्चन 2025 में आया है, डेफिनेटली श्योर हूं मैं कि फिर से एक क्वेश्चन यहां पूछेगा, और मुझे लगता है एक्वापोरिन्स पे पूछेगा। क्यों पूछेगा इसका भी मैं रीजन आपको दूंगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट यहां पर दिया हुआ है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट आपको तैयार करना है। व्हाट इज कपल्ड ट्रांसपोर्ट, ये जो जितना भी मैंने हाईलाइट किया वो तैयार रखना। सिंपोर्ट क्या है, एंटीपोर्ट क्या है, यूनिपोर्ट क्या है, ये तैयार रखना। ये सीएपीएफ 2025 में क्वेश्चन आया था, इसका आंसर दो। हिंदी कोड पढ़ोगे? ठीक है, टेक्स्ट में देना यार, जो भी आंसर करेगा ना प्लीज। एंटीपोर्ट है, ठीक है। अभी एंटीपोर्ट पूछा है उसने, हमें पता है यूपीएससी क्या करता है, अगली बार सिंपोर्ट पे पूछ लेगा, नहीं तो यूनिपोर्ट पे पूछ लेगा। अब ये तो यहां दिख रहे हैं, ये एक्वापोरिन्स थोड़ा सा मुझे ज्यादा मतलब अट्रैक्टिव लग रहा है। चांसेस है पूरे एक्वापोरिन्स पे पूछेगा क्वेश्चन, तो एक्वापोरिन्स को रेडी करके रख लेना। दो क्वेश्चन आपके दोनों 2025 के हैं, और कहां से हैं आपके, सेलुलर ऑर्गेनेल्स से। तो यहां पर अभी तो सिर्फ इसने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को थोड़ा सा अंदर से पूछना शुरू किया है। इसमें और भी चीजें हैं, जैसे कि सेल वॉल है, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वैक्यूल्स है, माइट्रोकॉन्ड्रिया है। तो इस पूरे चैप्टर को आप लोगों को तैयार रखना है, ठीक है। ये एक चैप्टर तैयार रखोगे। फिर से मैं इंडेक्स पर ही आता हूं, इसको मार्क कर लेना। ये है सेलुलर ऑर्गेनेल्स जो आपको तैयार करना है। बायोलॉजी की 11th में जो सेल दिया है वो नहीं रेडी करना है, ठीक है। मैं बायो की 11th पढ़ता, फिर से आ जाता हूं, तो मैं आपका काम आसान कर रहा हूं। ये मैंने हटा दिया यहां से, ये नहीं पढ़ना है आपको। अब ये चैप्टर इन्होंने बायोलॉजी 11th क्लास में बायोमोलिक्यूल्स दिया हुआ है, आपको बायोमोलिक्यूल्स यहां से नहीं पढ़ना है। कहां से पढ़ोगे, फिर से आओ बायोटेक्नोलॉजी में, फिर से आओ आप यहां पर बायोटेक्नोलॉजी में, चैप्टर नंबर 3 बायोमोलिक्यूल्स। लगभग वही चीजें बायो की बायोटेक्नोलॉजी में भी दी हैं, बस यहां थोड़ा सा टेक्नोलॉजी और थोड़ा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के साथ दिया हुआ है, जहां से यूपीएससी पूछता है। और यूपीएससी ने सिलेबस में क्लियर मेंशन किया है, आपने अगर नोटिस किया हो, कि वो बायोटेक्नोलॉजी पूछेगा, ठीक है। तो ये बायोटेक्नोलॉजी की बुक से पढ़ना, जो भी पढ़ना। ये दोनों चैप्टर आपने देख लिए, 11th क्लास से नहीं पढ़ने। अब याद रखना, एक चैप्टर है आपका सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। अगर इस पूरी बुक में कोई एक चैप्टर पढ़ने के लिए मैं कहूंगा, तो इस चैप्टर को कहूंगा, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन को, ठीक है। अब यहां पर भी यार ऑप्शन आपके पास है, बिल्कुल आपके पास ऑप्शन है कि या तो आप सेल डिवीजन अपनी बायोटेक्नोलॉजी में, अब एक सेल डिवीजन यहां पर भी दिया होगा, इन्होंने यहां पर भी बायोटेक्नोलॉजी में भी दिया है, बट मुझे वो बायोटेक्नोलॉजी से ज्यादा आपकी बायोलॉजी की बुक में अच्छा लगा, मतलब वहां से क्वेश्चन फंस रहे थे। तो ये एक चैप्टर होगा बायोलॉजी का 11th क्लास का, जो आपको करना है। उसके अलावा 11th क्लास की बायो नहीं करनी है। काम आसान हो गया यहां तक, चीजें समझ में आ गई तो यस चैट सेक्शन में डाल देना। इतना समझ में आ गया? ज्योति नो, ज्योति कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे बताओ। मिक्सअप हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अभी जो मैं आगे चीजें बता रहा हूँ वो थोड़ा ध्यान से सुनते चलो, बाकी मैं यूट्यूब पर डालूंगा, आराम से देख लेना, ठीक है। सिंपल कंक्लूजन अभी तक की बात का जो मैंने सब कुछ बताया वो ये है कि आपको 12th क्लास की 11th क्लास की बायो नहीं पढ़नी है। इसमें जो काम के चैप्टर हैं वो मैंने 11th क्लास की बायोटेक्नोलॉजी में दिखा दिया, जहां से क्वेश्चन पूछ रहे हैं लाइन बाय लाइन 2025 में आपने देखा। अगर कुछ पढ़ना है तो वो है सेल साइकिल और सेल डिवीजन का, ठीक है। आपको याद होगा कैनेटोकोर्स का एक क्वेश्चन आया था, काइनेटोकोर्स वाला जो क्वेश्चन, वो यहीं से था, सेल डिवीजन से। और वो ऐसा टॉपिक है, उस सेल डिवीजन पर और भी चीजें निकल सकती हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीजें निकल सकती हैं। जब आप इस चैप्टर को पढ़ोगे तो आपको मिल जाएंगे काफी अच्छे अच्छे पॉइंट्स, ठीक है। ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। 11th क्लास की बायो हटा देता हूं मैं यहां पर, अब कुछ भी नहीं है काम का, एक चैप्टर था वो मैंने निकाल कर रख दिया, मैं अब इसे हटाता हूं। अब आ जाओ 12th क्लास की बायोलॉजी पर। अब ये 12th क्लास की बायोलॉजी को भी आपको, अब आप यहां पर चैप्टर देखो, ये रिप्रोडक्शन है, जेनेटिक एंड इवोल्यूशन है, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर है। क्वेश्चन याद नहीं आए हैं यहां से। रिप्रोडक्शन की बात करें तो हमारी 10th क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन किया है रिप्रोडक्शन का चैप्टर, ठीक है, हमें वहां से करना है। ये जेनेटिक एंड इवोल्यूशन, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन नाम से 10th क्लास में एक चैप्टर है आपका, आपको उसको वहीं से करना है। बेसिक सा क्वेश्चन आया है सीडीएस में, अभी क्वेश्चन आया है 2026 में, बहुत ही आसान क्वेश्चन था।
तो इसको सिर्फ वहीं से करो, इसके लिए ट्वेल्थ मत उठाओ, ठीक है, काम का है ही नहीं, व्यर्थ है। ह्यूमन वेलफेयर भी हटा दो यहां से। अब देखो यहां पर एक चैप्टर दिया है इन्होंने, बायोटेक्नोलॉजी। अगर मैं फिर से इसकी बात करूं तो ये हम कहां से पढ़ेंगे? ये यहां से नहीं पढ़ेंगे, ये अपने बायोटेक्नोलॉजी की बुक में से पढ़ेंगे, हम बायोलॉजी में पढ़ेंगे ही नहीं बायोटेक्नोलॉजी। तो ये भी हटा दो। अब लास्ट में ये चार चैप्टर हैं, आप में से बहुत बच्चों को पता होगा, ये चार चैप्टर हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत जरूरी हो जाते हैं। तो हमारी साइंस का पार्ट तो नहीं है, बट इन्वायरमेंट के लिए आप ये चार चैप्टर पढ़ सकते हो, अच्छे चैप्टर है। ठीक है, यहाँ से काफी चीजें आपको सीखने को मिल जाएंगी इन्वायरमेंट से रिलेटेड। ठीक है, ट्वेल्थ की बायो भी समझ में आ गई। ट्वेल्थ की बायो में क्या नहीं करना है और क्या करना है, ये ट्वेल्थ की बायो हो गई। कमेंट सेक्शन में लिख दो ट्वेल्थ बायो डन। ट्वेल्थ बायो डन। ठीक है। ठीक है, बायो में चीजें समझ में आ गई। अब आते हैं हमारी जो मेन बुक है बायोटेक्नोलॉजी। अब मैं आपको बताता हूँ बायोटेक्नोलॉजी में जो पहला इंट्रोडक्शन का जो पार्ट था, उसमें टाइप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, वो वहां तक चीजें याद रहेंगी। उसके बाद आपको तैयार करना है सेल ऑर्गेनेल्स। ये मैंने आपको दिखा दिया क्यों इंपॉर्टेंट है, यहां से कैसे क्वेश्चन पूछे हैं। अभी तो बस स्टार्ट किया है इन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अभी सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर क्वेश्चन आए हैं, पर ये सारे आपको ऑर्गेनेल्स तैयार करने हैं। और ऑर्गेनेल्स पर तो बहुत क्वेश्चन पूछते हैं यार, बहुत ज्यादा। तो ये अच्छे से तैयार हो ही जाएगा अगर आप ये चैप्टर रेडी कर लोगे। उसके बाद आपको ये बायो मॉलिक्यूल्स तैयार करने हैं, जिसमें आपको कार्बोहाइड्रेट्स, फैटी एसिड्स, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन स्ट्रक्चर, न्यूक्लिक एसिड। कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्जाम में और हम सोचते रह जाते हैं कि यार ये कहाँ से पूछ लिया इसने। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स का भी आपको याद होगा एक क्वेश्चन आया था, लिपिड्स पर, फैटी एसिड्स पर भी क्वेश्चन आया था, अमीनो एसिड पर भी क्वेश्चन आते हैं, वो सारे यहीं से पूछे जाते हैं बायोमोलिक्यूल्स में। ठीक है, ये चैप्टर 3 आपको रेडी करना है। उसके बाद आ जाओ चैप्टर नंबर 4, इंजाइम्स एंड बायो एनर्जेटिक्स। अगर इस बुक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर कोई है तो वो आपका है ये सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स। और उसके बाद अगर कोई दूसरा चैप्टर है, या मैं कहूं सबसे पहला ही चैप्टर कह लो, ये इंजाइम और बायो एनर्जेटिक्स। इस चैप्टर को तो बहुत अच्छे से तैयार कर लेना, इंजाइम्स एंड बायो एनर्जेटिक्स को। ठीक है, ये वाला चैप्टर। देखो मैं बहुत ज्यादा बर्डन नहीं बढ़ाऊंगा, कुछ ही लिमिटेड चीजें बताऊंगा, बट जितनी बताऊंगा उतनी कर लेना, क्योंकि यहां से आपके वो जो बच्चे सब कुछ छोड़ के जाएंगे ना, ये लिमिटेड काम करने से आपके कुछ दो तीन क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे। अब इंजाइम्स एंड बायो एनर्जेटिक्स के चैप्टर में अगर मैं जाता हूं, कुछ भी नहीं है यार, दो यूनिट दी हुई है, एक इंजाइम का डिस्कशन दिया हुआ है और बायो एनर्जेटिक्स के बारे में समझाया हुआ है। तो इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूं मैं आपके, जो आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं, मतलब मैं क्यों कह रहा हूं कि इसको हमें पढ़ना है। ठीक है, ये आपका चैप्टर 4, एंजाइम्स एंड बायो एनर्जेटिक्स। ठीक है, अब देखो इसमें एक क्वेश्चन आपका ये आता है, सीडीएस 1 2025। सारे लेटेस्ट क्वेश्चन उठा रहा हूं, कोई पुराने क्वेश्चन नहीं उठा रहा हूं, आंसर बताओ इसका क्या है। अटेम्प्ट करो, कुछ भी करो यार, कोई दिक्कत नहीं है। और स्किप करने का मैंने तो स्किप करो। ठीक है, ए है सब, यहां पर बता रहे हैं आइसो एंजाइम्स है। और ये कहां से, ये इसकी डेफिनेशन कहां से दी है, मैं थोड़ा सा आपको दिखा भी देता हूं। पूछ रहा है द एंजाइम विच कैटेलाइज द सेम रिएक्शन बट हैव डिफरेंट अमीनो एसिड कंपोजिशन आर कॉमनली रेफर्ड एज। यहां पर आइसो एंजाइम का टॉपिक दिया हुआ है और उसके ऊपर कुछ अच्छे पॉइंट्स दिए हुए हैं, और ये डेफिनेशन यहां से उठाई है, एंजाइम्स कैटेलाइज द सेम रिएक्शन बट हैव डिफरेंट अमीनो एसिड कंपोजिशन। ठीक है, अभी तो आइसो एंजाइम इन्होंने पूछ लिया है, बट इसमें और भी फैक्ट्स हैं, ये सारे मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, ये पॉइंट्स हैं आपके, कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। आपको पता है कि यूपीएससी एग्जांपल पर कितना खेलती है। ठीक है, तो ये एग्जांपल आपको याद रखने हैं, ये आइसो एंजाइम याद रखोगे। ठीक है, उसके बाद अब ये चैप्टर तो आपको देखो पूरा रेडी करना है। अब यहां मैंने हाईलाइट सिर्फ उतना किया है जितना क्वेश्चन में आया है, बट आपको ये चैप्टर पूरा रेडी करना है। सीएपीएफ 2023 में ये क्वेश्चन आया था, द रेट ऑफ एन एंजाइम। जितने भी एंजाइम रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ना, वो सारे यहीं से देखने को मिलेंगे। द रेट ऑफ एन एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन, किस किस चीजों पर डिपेंड करता है, आंसर करो। अच्छा, मैं ये एनसीईआरटी हाईलाइटेड शेयर कर दूंगा, ये बायोटेक्नोलॉजी वाली, बट समझो कि मैंने भी पूरा ऐसा पढ़ के बायो हाईलाइट नहीं किया है, मैंने सिर्फ उतना किया है जितने क्वेश्चंस आए हैं, और उससे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि चैप्टर काम का है।
तो पढ़ना एट द एंड मतलब आप ही को पड़ेगा, हाईलाइट आप ही को करना है अभी। मैंने भी पूरी बुक हाईलाइट नहीं करी है इसकी अभी। ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे पूछा है इन्होंने, एंजाइम से रिलेटेड है, यहां पर इन्होंने फैक्टर्स बताए हैं अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। अब इसमें भी मैं कहता हूं कि यार ज्यादा डिटेल में अब तो चले जाना, जब अब क्योंकि यहाँ इन्होंने बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया है, बट अब थोड़ा सा जो ये इन्होंने पूरा स्टेटमेंट दिया है ये तैयार कर लेना। तो इन्होंने यहाँ पर फैक्टर दिए थे जिन पर एंजाइम की एक्टिविटी अफेक्ट होती है। तो जैसे कि यहाँ पर टेम्परेचर है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है, और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है। ये तीन चीजें हैं जिस पर आपका एंजाइम जिससे इफेक्ट होता है, और यही चीजें आपके क्वेश्चन में दी हुई हैं। ठीक है, अपॉन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एंड पीएच। ठीक है, यही तीन चीजें हैं, और वही सारी चीजें आपके यहां पर ऑप्शंस में देखने को मिलेंगी। ठीक है, क्वेश्चन कहां से पूछा है आपको दिख गया, एंजाइम का क्वेश्चन है आपका, इस वाले चैप्टर से पूछा है। 2023-2025 के आसपास ही चीजें जहां से चेंज होना शुरू हुई हैं आपकी साइंस में, वहीं से ये चैप्टर इन्होंने पकड़ा है। ठीक है, एक और क्वेश्चन दिखाता हूं, तीन क्वेश्चन पूछे हैं आपके इस चैप्टर से। एक और क्वेश्चन पे आ जाओ। ये देखो, ये तो बिल्कुल अभी का क्वेश्चन है सीएपीएफ 2025 का। आंसर करो। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मतलब अच्छा क्वेश्चन पूछा है, बट वही है कि अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से तैयार किया हुआ है तो कर पाओगे इस क्वेश्चन को। चलो इसमें डिफिकल्टी होगी, आप खैर स्किप ही करोगे, छोड़ो उसको। एलोस्ट्रिक एंजाइम की जो डेफिनेशन है, देखो इन्होंने क्वेश्चन किस पे पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एलोस्ट्रिक एंजाइम इज करेक्ट। एलोस्ट्रिक एंजाइम के बारे में पूछा है, और जितने भी ये चारों स्टेटमेंट हैं वो चारों के चारों आपके यहां देखने को मिलेंगे। ये एलोस्ट्रिक एंजाइम डू नॉट ओबे मिशेलिस मेंटेन काइनेटिक्स, और इसने कहा है कि ये ओबे करता है। ठीक है, ये गलत हो जाता है। उसके बाद यहां पर कुछ ग्राफ्स की बात हुई है, दीज एंजाइम्स इन जनरल कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन प्रोटीन सब यूनिट। ठीक है, अब यहां पर कह रहा है कि ये एक से ज्यादा प्रोटीन सब यूनिट कंटेन करता है, और यहां कह रहा है कि दे आर ऑलवेज वन सब यूनिट एंजाइम। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। उसके बाद कह रहा है द वेलोसिटी वर्सेस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ग्राफ इज अ हाइपरबोलिक ग्राफ लाइक एनी अदर एंजाइम, जबकि यहां पर ग्राफ सिग्मोइडल ग्राफ है। तो ये तीनों स्टेटमेंट गलत है, आंसर आपका डी होगा। मतलब ठीक है, आंसर तो मैंने यहां पर देखकर बता दिया। ठीक है, मुझे भी नहीं पता था ये, बट मैं एक बात कह रहा हूं कि अब कल यहां से कोई क्वेश्चन आ रहा है आपको तैयार करके रखना है। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट एरिया है, सब नहीं टच कर पाएंगे, बट जो इस चैप्टर को थोड़ा सा तैयार कर लेगा वो कर लेगा, क्योंकि यूपीएससी को अगर परेशान करना है वो यहीं से ही क्वेश्चन पूछेगी। ठीक है, ये 2025 का आपने देख लिया कॉन्सेप्ट, यहां से पूछा हुआ है। ये तीन क्वेश्चन आए थे आपके इस एंजाइम और बायोएनर्जेटिक्स चैप्टर से, ये आपको तैयार करना है। रीजन मैंने आपको बता दिया क्यों रेडी करना है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, उसके बाद आपका ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, सेलुलर प्रोसेसेस। इसको भी आपको रेडी करना है। ठीक है, सेलुलर प्रोसेसेस, ये तीन चैप्टर मैंने आपको, चार चैप्टर, सेलुलर ऑर्गेनेल्स, बायोमोलिक्यूल्स, और आपका एंजाइम्स एंड बायोजेनेटिक्स, और सेलुलर प्रोसेस, ये चार चैप्टर आपको इस बुक से रेडी करने हैं। बाकी इस पूरी बुक को भूल जाओ, इसमें कुछ नहीं पढ़ना, ना बेसिक्स पढ़ने हैं, ना ये प्रोसेसेस, जेनेटिक डिसऑर्डर, ये कुछ काम का नहीं है। मैं कैसे बोल रहा हूं ये काम का नहीं है, मुझे कोई क्वेश्चंस नहीं मिला, कोई सेंस नहीं लगा कि यहां से कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जितना भी पूछ रहा है वो यहां से पूछ रहा है। ठीक है, ये सिर्फ चार चैप्टर आपको तैयार करने हैं, ये बात समझ में आ गई। इसके बाद ट्वेल्थ की बायोटेक्नोलॉजी और देख लेते हैं। जैसा कि मैंने कहा यार, इलेवंथ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्वेल्थ इंपॉर्टेंट नहीं है। ट्वेल्थ में थोड़े से हायर कॉन्सेप्ट हैं और उतने काम के नहीं है। जैसे अब यहाँ पर जीन क्लोनिंग है, पोस्ट वेक्टर सिस्टम है, एप्लीकेशन एंड रिकमेंडेशन ऑफ डीएनए टेक्नोलॉजी। ये डीएनए वाला पार्ट ज्यादा अच्छा है कि यार कोई वीडियो या फिर अपनी ल्यूसेंट से पढ़ लेना, इसके अंदर मत घुसना, ये बहुत ज्यादा ही इन डेप्थ में चले जा रहे हैं। माइक्रोबियल कल्चर, प्लांट टिश्यू कल्चर, एनिमल सेल कल्चर, कुछ मत पढ़ो ये सब, ये कुछ काम का है ही नहीं आपके लिए ट्वेल्थ का। ठीक है, ये कुछ नहीं पढ़ना है आपको। ट्वेल्थ बायोटेक्नोलॉजी हटा दो, सिर्फ आपको बायोटेक्नोलॉजी इलेवंथ क्लास की करनी है, और उसमें भी ये तीन चैप्टर, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5। ठीक है, पूरी बायो में मैंने आपको बता दिया, बायोलॉजी में एक सेल डिवीजन वाला चैप्टर था, और बायोटेक्नोलॉजी में ये चार चैप्टर। इतना काम करके बायोलॉजी से हमारे क्वेश्चंस निकल जाएंगे। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है, बायोटेक्नोलॉजी और बायोलॉजी डन, डन लिख देना। उत्सव कुछ छूट गया है तो वो यूट्यूब पर वीडियो अपलोड हो जाएगी, वहां देख लेना।
एक और बात यार, कल मान लो कोई क्वेश्चन अगर आ जाता है और वो इस टॉपिक से हटकर आ जाता है, तो आप यहाँ मुझे आकर कहोगे नहीं कि सर हम तो ये पढ़ के गए थे और यहाँ से पूछा नहीं और वहां से पूछ लिया, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि क्वेश्चन कहाँ से आए। बट मैं भी सिर्फ या तो मैं आपको ये कह दूं कि भाई पूरी बुक पढ़ लो, जो कि आपको भी पता है कि कोई उसका सेंस है नहीं। तो मेरा भी एक एनालिसिस होता है जो यूपीएससी क्वेश्चंस पूछ रही है उसके बेसिस पे, ठीक है। थोड़ा सा कई सारे क्वेश्चंस को देखने के बाद समझदारी जो निकल कर आती है, उस बेसिस पर मैं आपको पूरे सोर्स के साथ, प्रूफ के साथ मैं ये दिखा रहा हूं कि चीजें क्यों पूछी जा सकती है और कहां से पूछी जा सकती है। तो स्कोप और भी है कि कहीं और से भी पूछा जाए, बट चांसेस 90% ये है कि यहीं से पूछा जाए, ठीक है। और ये आपके पास भी इतना टाइम और एफर्ट नहीं लगा सकते कि यार अब आप पूरी की पूरी बायोटेक्नोलॉजी पढ़ो। तो स्मार्ट वर्क करो, एक क्वेश्चन अगर नहीं भी हो रहा कोई बात नहीं, बट दो क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। आपके सीएपीएफ में 4 क्वेश्चन पूछे थे बायोटेक्नोलॉजी से 2025 के, ठीक है। और चारों के चारों आपके इसी बुक से थे। ये समझ में आ गया ना? चलो, बायो को मैं बंद करता हूं, अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। बायो हमारी डन हो गई। अब आ जाओ केमिस्ट्री पर। अब केमिस्ट्री में भी देखो 4 बुक्स है हमारी, 4 बुक्स है। क्लास 11 पार्ट 1, क्लास 11 पार्ट 2, क्लास 12 पार्ट 1, क्लास 12 पार्ट 2। अब मैंने ये तो आपको बता दिया कि 11 ज्यादा जरूरी है, 12 कम जरूरी है। तो जब भी बुक उठाओगे तो 11वीं की उठाओगे। अब 11वीं में भी जब आपको कहा जाए कि पार्ट 1 और पार्ट 2, तो मुझे बताओ कि किसी को पता है कि पार्ट 1 ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पार्ट 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट है? यहां भी प्रेशर कम करता हूं मैं आपका। पार्ट 1, पार्ट 1 के ज्यादा पोल आ रहे हैं। जिसने भी पढ़ी हो यार वो तो बताओ, जिसने नहीं पढ़ी खैर वो तो कोई बात नहीं। काफी समय हो गया सर पढ़े हुए। क्या कह रहे हो सत्यम? काफी समय हो गया सर पढ़ा हुआ इसका, केमिस्ट्री का। नहीं, उस समय तो यार देखो जब हमने पढ़ी थी तब तो सारी इंपॉर्टेंट थी, क्वेश्चंस कहीं से भी पूछे जाते थे। अभी तो कुछ नहीं, 9th 10th वाला चल रहा है। अभी तो वो नाइन सर टेन की। सेकंड वाली ज्यादा इम्पोर्टेंट। क्या कह रहे हो? सेकंड वाली? हाँ, हाँ सर। बिल्कुल, बहुत। थर्मोडायनामिक्स। ये थर्मोडायनेमिक्स वाला जो चैप्टर आपने बताया ना, अभी मैं इस पे भी सवाल करूंगा। याद रखना, केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो, दोनों में ही मैंने एक चीज ट्रेंड नोटिस करा है कि आपका पार्ट 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर जैसे मैं आपका प्रेशर यहां पर भी कम करूं, आप सीधा एलिमिनेट करो क्लास 12 पार्ट 2, क्लास 12 पार्ट 1, क्लास 11 पार्ट 1। ये वाली बुक तैयार करके रखना बहुत अच्छे से, ठीक है। इन सब में भी छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगा, बट ये वाली बुक बहुत काम की है। सेम आप फिजिक्स में देखोगे, पार्ट 1 पार्ट 2 12th हटा दो, पार्ट 1 11th हटा दो, फिजिक्स का पार्ट 2 ये बड़ा काम का है, ठीक है। 12 बुक्स में से मैंने आपकी 3 बुक निकाल के रख दी हैं, ठीक है। 12 से 3 का प्रेशर कम कर दिया, ठीक। आ जाओ केमिस्ट्री का एक एक करके अब देखते हैं। 11 से शुरू करते हैं, इसमें क्या काम का है। फिर से इंडेक्स पर लेकर चलता हूं। अब देखो, इंडेक्स में आपका, देखो सबसे पहले तो ये कुछ 6 चैप्टर्स आपके दिए हुए हैं, 6 7 चैप्टर हैं। सम बेसिक कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लासिफिकेशन, ये सारी चीजें। सबसे पहले चैप्टर पे आता हूं मैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। याद रखना, इस चैप्टर को जब आप तैयार करोगे तो इसमें सारी चीजें हटा दो। मेरे लिए सिर्फ एक काम की जो चीज मुझे दिखी है ना, वो ये है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब इसको ना मतलब चाहो तो तुम नोट्स भी बना लेना कहीं पे, ठीक है। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ये आपको तैयार करना है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब इसमें आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास देखने को मिलेगा, इसकी डेफिनेशन पूरी तैयार रखो। याद रखो कि कौन से साइंटिस्ट थे जिसने ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया है। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन याद रखो, इसके पीछे देने वाले साइंटिस्ट याद रखो। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गे ल्यूसेक। लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, एवोगाड्रो लॉ। ये 4 5 लॉ हो गए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अभी के लिए मतलब जितना जो क्वेश्चन आया है वो इतने से काम का हमारा बन जा रहा था, बट अभी क्या है कि थोड़ा सा डेफिनेशन भी तैयार करना। क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा ये देखो, आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इसको जब यहां पर देखा तो मैंने आपको मार्क कराया। जॉन डाल्टन, एक्सपोनेंट दिया हुआ है। जोसेफ प्राउस्ट, एंटोनी लवोजियर और जोसेफ लुइस गे ल्यूसेक, उसके सारे लॉ दिए हैं। ये पूरे के पूरे ये जो चार ये जो पर्सन है और ये इनको लॉ है ना, ये यहां से हो जाएगा काम, इस वाले से हो जाएगा, ठीक है। इतना ही हमारे लिए काम का है और कुछ हमें इसमें पढ़ना नहीं है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है,
ये आपने नाइन्थ में भी पढ़ी होगी। ठीक है, वहीं से पढ़ो बस। इस पहले चैप्टर में और कुछ काम का नहीं है, सब कुछ हटा दो। ठीक है, सब कुछ हटा दो, कुछ काम का नहीं है। सर ये तो अपने नोट्स में भी है। बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है। एक एक चैप्टर करके ले जाता हूं मैं, चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों नहीं है, कैसे करना है, ये भी मैं आपको बताता चलता हूँ। ये चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 2। 11th क्लास में नहीं पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम है। क्लास 9 से पढ़ो, ज्यादा बढ़िया है, क्वेश्चंस वहीं से फंस जा रहे हैं। ठीक है, यहां इसे करने की जरूरत नहीं है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम को भी कट कर देना, यूनिट 2 को, इसमें कुछ काम का नहीं है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ यूनिट 3। ये बड़ी काम की है पहले चैप्टर में। याद रखना, पहली बुक में जो केमिस्ट्री की पहली बुक है, उसके अंदर ये यूनिट 3 है ना, जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, ये यार काम का चैप्टर है। एक तो इसलिए काम का है क्योंकि इन्होंने 10th क्लास में जो आपका केमिस्ट्री का 5th चैप्टर है, पीरियोडिक टेबल वाला, इन्होंने हटा दिया है। और इन्होंने जितना दे भी रखा था ना, वो सफिशिएंट नहीं था यार। और जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ना, वो थोड़े से मतलब है तो सिंपल ही, बट नॉलेज पूरी नहीं दे रखी वहां पर। तो इसको आपको तैयार करना है, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। इसमें भी मैं कहूँ ना, इस पूरे चैप्टर को नहीं पढ़ना है, ये सब तो हटा दो। ये लॉज जो हैं आपके, डोबर्नियर ट्रेड्स, न्यूलैंड्स ऑक्टेव, लॉ ऑफ ऑक्टेव, ये तो सब आपको 10th में मिल जाएगा, क्लास 10 से तैयार कर लो। ये सब तो हटा दो। मेरे लिए जो थोड़ी मुझे ठीक चीज लगी ना, जो काम की चीज लगी, वो ये चीज लगी यहां पर। 3.6 वाला जो सेक्शन है, टाइप ऑफ एलिमेंट्स, यहां पर एस ब्लॉक एलिमेंट्स दिए हुए हैं। इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज कुछ दी हुई हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स की बहुत अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज दी हुई हैं। कल 4 प्रॉपर्टी देके पूछ लेगा कि मैं कौन से ब्लॉक की बात कर रहा हूं, एस की, पी की, एफ की, या फिर डी की। और आपको लग रहा होगा कि सर ऐसा क्वेश्चन आ नहीं सकता, तो भाई देखो, सीडीएस का 2026 का अभी का क्वेश्चन है। यहां मतलब इतना अंदर तक घुस गया है कि पूछ रहा है ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से हैं, एल्कलाई मेटल कौन से हैं, एक्टिनॉइड कौन से हैं, लेंथेनॉइड्स कौन से हैं। आसान नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, और ये यहीं से पूछा है। ठीक है, एस ब्लॉक की ये सारी प्रॉपर्टीज आपको तैयार रखनी है। पी ब्लॉक्स की ये सारी प्रॉपर्टीज तैयार रखनी है। डी ब्लॉक्स की सारी प्रॉपर्टीज तैयार रखनी है। एफ ब्लॉक की सारी प्रॉपर्टीज तैयार रखनी है। यहीं पर आपका ये ट्रांजिशन एलिमेंट जो इन्होंने पूछा था, यहीं पर आपका लेंथेनॉइड और एंटीनॉइड्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। ठीक है, काफी सारी चीजें हैं इसमें, तैयार कर लो आप यहां से। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हुई? अभी तक सब कनेक्टेड हो, सो तो नहीं गए ना? काम की वीडियो लग रही है? यस सर, यस। चलो, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ठीक है, अब ये थोड़ा सा इन्होंने ना सीरियस 1 2026 में, मैं तो कहूंगा कि यार ये कुछ ज्यादा ही घुस गए। इतना तो मतलब हमें नहीं पढ़ने की जरूरत। सीरियस वाले बच्चे जरूर तैयार कर लें, और एनडीए वाले तो खासकर कर ही लें अगर कोई यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंबल दिए हुए हैं, ग्रुप ऑफ एलिमेंट पूछा है, ट्रांजिशन, एल्कलाई, एंटीनॉइड्स और लेंथेनॉइड्स। तो अब ये सारे एलिमेंट्स तो आप याद नहीं रख सकते, और ना ही याद रख सकते हो ग्रुप। थोड़ा बहुत अगर आप याद कर सकते हो ठीक है, नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि सीएपीएफ में अगर क्वेश्चन आएगा, क्योंकि वहां थोड़े लॉजिकल क्वेश्चन पूछते हैं, वहां ऐसी चीजें नहीं पूछी जाती, तो वो यहां से क्वेश्चन पूछेगा अगर पूछेगा भी तो। ठीक है, चलो। उसके बाद अब एक और चीज है इसी चैप्टर में, आपका ट्रेंड्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज। जो पीरियोडिक ट्रेंड्स हैं आपके, वो आपसे पूछेगा, जो अक्सर पूछता है, जैसे कि एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है कि घट रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। ये सारी चीजें पढ़ने मत बैठ जाना, सिर्फ ट्रेंड याद रखो। एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड याद रखो, आयोनिक रेडियस का ट्रेंड याद रखो। आयोनिक रेडियस में की टर्म है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, मार्क कर लेना, पूछा हुआ है सीडीएस 2022 में। ठीक है, ये आपको तैयार करना है। उसके बाद ट्रेंड्स में आपको आयोनाइजेशन एंथैल्पी तैयार रखनी है। ठीक है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी तैयार रखनी है। ये सब हटाओ, सिर्फ ट्रेंड याद रखो, बढ़ रहा है या घट रहा है। इलेक्ट्रॉनिक गेन एंथैल्पी याद होगा आपको, सीएपीएफ में 2022 में भी पूछा था, 23 में भी पूछा था। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसका ट्रेंड याद रखो। और फाइनली ये है एक जो, मतलब इसका, इससे भी आप फाइनली जो है अपना क्रक्स बना सकते हो, कि इसमें पूरा दे रखा है कि इलेक्ट्रॉनिक गेन इंथैल्पी बढ़ रही है यहाँ पर, आयनाइजेशन इंथैल्पी बढ़ रही है, एटॉमिक रेडियस इधर बढ़ रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इधर बढ़ रही है। ये है एक तरीके से क्रक्स, जो भी चीजें आपकी वहां पर दी हुई है। अगर ऐसे याद हो जाए ऐसे याद कर लो, नहीं तो कुछ अपना नोट्स में इंपोर्ट करके रखना। ठीक है, म्यूट कर लो। मिल्टन भाई, म्यूट कर लो, कहीं से भी अगर कोई नॉइस आ रही है। ठीक है, बीच में डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए।
ये वाली चीज समझ में आ गई। ये चैप्टर अच्छा है, पूरा नहीं पढ़ना है, सिर्फ ये की एरियाज है जो आपको तैयार करने हैं। इतना रेडी कर लिया, हमारा ये काम हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट चैप्टर पर आ जाओ। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? अब नेक्स्ट चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। यार ये चैप्टर में से कुछ एक आध चीजें थी जो काम की थी, पर वो भी हटा दो मेरे हिसाब से। तो ये बॉन्डिंग वॉन्डिंग वाले जो चैप्टर है ना, ये हटा दो, ये काम के उतने हैं नहीं। बट सीएपीएफ 2024 में कुछ ऐसा एक क्वेश्चन देखा था, कुछ को ये सिंपल भी लग सकता है, कुछ को ये डिफिकल्ट भी लग सकता है, बट आपको एक थोड़ी सी ना टेबल बना लेनी है कुछ एलिमेंट्स की। जैसे कि बोरोन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियोन यहाँ पर पूछा है, और उसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछे हैं कि कौन कौन से जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मैच कराने के लिए पूछ रहा है। बता सकता है कोई आंसर है? यस सर, मैं बता सकता हूँ, नियॉन का 0 कमेंट है। चैट सेक्शन में मेरे भाई, चैट सेक्शन में। अरशद, ऐसा नहीं है कि सीडीएस सीएससी बन रहा है, कहने वाली बातें। हर्ष बिल्कुल सही कहा, नाइन्थ एनसीईआरटी में इसका चार्ट है। तो ये चीजें नाइन्थ एनसीईआरटी से और थोड़ा सा कहीं अपने नोट्स में ऐड कर लेना। जल्दी आओ। ठीक है, आंसर क्या है? डी है। नाइट्रोजन 3, ऑक्सीजन 2, बोरॉन 1, नियोन 0। ठीक है, 3 4 2 1, 3 4 2 1, डी आंसर है। मतलब इसकी टेबल बना लेना। ये क्वेश्चन नाइन्थ एनसीईआरटी से हो जाएगा। ये चैप्टर मत पढ़ना, कहीं पर भी किसी ने अगर आपको सजेशन दिया है कि केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लो, मत पढ़ना। सीडीएस 1 2026 में भी फिर से वही उसके पेयर्ड इलेक्ट्रॉन और कार्बन की वैलेंसी क्या है, टेट्रावेलेंट है, क्लोरीन डायटोमिक गैस, ये वाला क्वेश्चन भी ना देखा जाए तो यार नाइन्थ से ही हो जाएगा। याद होगा आपको, जहां पर डाय एटॉमिक और मोनो एटॉमिक एलिमेंट्स दिए हुए हैं, जिसमें हीलियम आपका मोनो एटॉमिक दिया हुआ है। ठीक है, आप अगर आपने नाइन्थ क्लास की एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाला जो चैप्टर है वो तैयार किया हो, ठीक है, ये भी वहां से हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला चैप्टर भी, ये यूनिट 4 भी हटा दो। अभी तक सिर्फ एक यूनिट बताइए मैंने आपको, पीरियोडिक टेबल वाली, वो तैयार करनी है। और अभी तो काम की चीज इस बुक में दिखेंगी आपको। ये अभी पार्ट 1 चल रहा है, इसमें उतना कुछ काम का है नहीं। अब देखो, ये है चैप्टर स्टेट ऑफ मैटर, यूनिट 5। ये भी काम का है, पर इसमें सारी चीजें काम की नहीं है। क्या काम की है, थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूं। याद रखना, ये जो गैसियस लॉज दे रखे हैं, ये जरूर पूछेगा। 2025 में आपके फिजिक्स के कुछ लॉज पर एक क्वेश्चन आया था, आपका याद होगा आपको, मैं फिजिक्स में दिखाऊंगा। ठीक है, ऐसे ही लॉज पर इस बार ये यहां से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे बॉयल्स लॉ, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन भी याद रखोगे ना, काम हो जाएगा। डिटेल में मत जाना, ज्यादा फॉर्मूला ये सब कुछ काम का नहीं है। थोड़ा सा एक बार पढ़ के देख लेना, कुछ पॉइंट अगर दिख रहा है कि यार ये पूछा जा सकता है, ये अच्छा घुमाने वाला पॉइंट है, तो याद रखना। नहीं तो सिंपल डेफिनेशन भी याद रखना, किसका रिलेशन किस किस में, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन है। वो सिंपल मैच ही कराएगा, एक तरफ बॉयल्स लॉ दे देगा, एक तरफ इनको मतलब इनकी डेफिनेशन दे देगा। सेम उसी तरीके से आपका चार्ल्स लॉ दिया हुआ है, ये याद रखना। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ गेल यूसेक्स लॉ दिया हुआ है, ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद यहाँ एवोगाड्रो एवोगाड्रो लॉ दिया हुआ है, ये याद रखना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आइडियल गैस इक्वेशन दी हुई है। बस इतना आपको यहाँ पर इस चैप्टर में तैयार करना है, स्टेट ऑफ मैटर में। उसके बाद इस चैप्टर में कुछ काम का नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका थर्मोडाइनमिक्स। केमिस्ट्री में थर्मोडाइनमिक्स आपको नहीं तैयार करना, इसको भी हटा दो। ठीक है, केमिस्ट्री से भी आपको थर्मोडाइनमिक्स नहीं तैयार करना है। उसके बाद एक और चैप्टर आता है, चैप्टर नंबर 7, इक्विलिब्रियम, इसको भी हटा दो, ये भी काम का नहीं है। ठीक है, जो काम का नहीं है मैं तेजी से निकल रहा हूं। इसके बाद आपकी पार्ट 2 केमिस्ट्री की शुरू हो जाती है, जिसमें आपके 4 चैप्टर हैं। अब थोड़ा सा ध्यान देना, यहां से केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस शुरू हो रही है। मिस्टर के म्यूट करो। ठीक है, अब देखो यहां से पार्ट 2 शुरू हो रहा है हमारा केमिस्ट्री का, ये बड़ा काम का है। अब इस पूरे केमिस्ट्री के इस पार्ट 2 में मुझे सबसे पहले बताओ कि ये यूनिट 8 9 10 11 समझते हो कि इनमें से कौन सी यूनिट्स बहुत काम की है? कोमल, ये केमिस्ट्री की 11th क्लास की बुक है, आप पूछ रहे हैं कौन सी है?
9 यूनिट। ठीक है, ध्यान रखना 8 9 नहीं, हाइड्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये एस ब्लॉक एलिमेंट है जो आप में से बहुत बच्चों को नहीं पता है कि यार ये भी बहुत काम का है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, एस ब्लॉक में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इन्होंने पूछे हुए हैं। आपको याद होगा सेटिंग ऑफ सीमेंट का एक क्वेश्चन आया था, वो इन्होंने यहीं से पूछा था। आपको याद होगा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास का एक क्वेश्चन पूछा था सीएपीएफ में, वो इन्होंने यहीं से पूछा था। ठीक है, अभी देखेंगे। अब मैंने एक रेडॉक्स रिएक्शन को भी हाईलाइट किया हुआ है यार। रेडॉक्स रिएक्शन में ना सिर्फ एक चीज याद रखना, इन्होंने मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि यहां से क्वेश्चन पूछा है, बट रिडॉक्स रिएक्शन में जब भी कोई रिएक्शन है तो उसमें कौन सा जो एलिमेंट है वो ऑक्सीडेंट, एज अ ऑक्सीडेंट रिएक्ट कर रहा है, कौन सा एज अ रिडक्टेंट है, इतना आपको बस पता होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये रिडॉक्स रिएक्शन के लिए पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, सिर्फ इतना याद रखना कौन सा ऑक्सीडेंट है इसमें, कौन सा रिडक्टेंट है। ठीक है, और कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। ये 3 4 चीजें हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ये पूरा समझने के लिए या तो आप इस चैप्टर का सहारा ले लो या फिर यूट्यूब पर कोई वीडियो देख लेना, बट इस पर काम कर लेना। ठीक है, इतना ही है मेरे लिए रिडॉक्स रिएक्शन में काम की चीज, बाकी कुछ नहीं है। अब आ जाओ सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हाइड्रोजन पर, इसको मार्क कर लेना, ये हाइड्रोजन आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, जैसे बायोटेक्नोलॉजी में वो 2 3 चैप्टर मैंने बताए थे ना, एंजाइम वाला और सेलुलर ऑर्गेनिल्स, वो पढ़ने ही पढ़ने हैं, चाहे कुछ भी छोड़ दो। ऐसे ही यूनिट 9 और यूनिट 10 पढ़ के ही जाना। अब देखो यूनिट 9 में जो काम की चीज है, एक तो डाइहाइड्रोजन। सबसे पहले तो यहाँ पर हाइड्रोजन के अलग अलग टाइप्स हैं, जैसे डाइहाइड्रोजन है, आइसोटोप्स है हाइड्रोजन के, ये आपको तैयार करने हैं। प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन में कुछ ऐसी चीजें हैं थोड़ा सा, जैसे सिन गैस के ऊपर कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है, ये पढ़ लेना। अब इसमें यहां पर आकर हमारे लिए चीजें थोड़ी काम की हो जाती हैं। चैप्टर पूरा पढ़ना है आपको, मैं सिर्फ मेन मुद्दे पर लेकर जा रहा हूं। हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर, यहाँ इसको तैयार करना है। ठीक है, हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर का, तो हार्ड वाटर क्या है, सॉफ्ट वाटर क्या है, और इसमें भी आकर आकर आपको यहाँ इसको टेम्पररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस को बहुत अच्छे से रेडी करना है। कुछ एक आध साल से क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, बट सीडीएस 2026 में जब आप देखोगे तो देखो बिल्कुल रिसेंटली क्वेश्चन आया है, शायद 10 दिन हुए होंगे पेपर को। ठीक है, 10 15 दिन हो चुके हैं, सीडीएस 2026 में आया है, और आपको पता है कि यार कहीं ना कहीं पीवाईक्यूज एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं। सीएपीएफ में भी कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। और ऐसा नहीं है कि सीएपीएफ में ये थीम इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां देखो यार, सीएपीएफ के 2023 में पूछा गया है। कह रहा है कि प्योर डीमिनरलाइज्ड वाटर फ्री फ्रॉम ऑल सॉल्युबल मिनरल सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। मेथड पूछ रहा है, सेम आपके नीचे जो आप स्टेटमेंट देख रहे हो, प्योर डीमिनरलाइज्ड वाटर फ्री फ्रॉम ऑल सॉल्युबल मिनरल सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय पासिंग वाटर सक्सेसिवली थ्रू अ कैटायन एक्सचेंज एंड एन एनायन एक्सचेंज। ठीक है, कहां दी हुई ये इंफॉर्मेशन, ये रही आपकी, पासिंग वाटर थ्रू अ कैटायन एक्सचेंज एंड एन एनायन एक्सचेंज बैंड। ठीक है, ये आपका लेटेस्ट सीडीएस 1 2026 का क्वेश्चन है। ये पूरे स्टेटमेंट यहीं से उठाए हैं, टेम्पररी हार्डनेस से और परमानेंट हार्डनेस से। ये देखो सीएपीएफ 2020 में भी क्वेश्चन पूछा हुआ था, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, यहां तो मैंने सिर्फ लेटेस्ट वाले लिए हैं। ठीक है, काम का है, ये समझ में आ गया, यहां पर इसे तैयार करना है। हाइड्रोजन अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन के और भी अलग अलग आइसोटोप्स हैं, एलिमेंट्स हैं, वो आपको सारे तैयार करने हैं। ये पूरा चैप्टर आपको रेडी करना है। ठीक है, मार्क मैंने कर रखा है, हैवी वाटर आपको रेडी करना है, बट मेन चीज जहां से क्वेश्चन आ रहे थे हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर। ठीक है, उसके बाद आ जाओ एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर, एस ब्लॉक एलिमेंट। अब यार ये एस ब्लॉक एलिमेंट में भी ना ध्यान रखना, एस ब्लॉक एलिमेंट में भी जैसे ये ग्रुप 1 एलिमेंट है एल्कलाई मेटल, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ देख रहे हो, एंथैल्पी देख रहे हो, हाइड्रेशन एंथैल्पी देख रहे हो। इसमें ना बस आपको अंदर नहीं घुसना है, जैसे मैंने हाईलाइट की हुई है कुछ चीजें, इनका ऑर्डर, जैसे यहाँ पर एक पॉइंट मुझे जो काम का लगा, ये आपने हाईलाइट कर लिया, पूछा जा सकता है। फिर आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अगर आपने पीरियोडिक टेबल वाला जो चैप्टर है वो अच्छे से तैयार करा होगा, तो आप यहाँ पर वो जो ऑर्डर है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आराम से कर लोगे एल्कलाई मेटल्स का। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो एरिया है, इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ सोडियम, ये वाली चीज आपकी 10th क्लास की एनसीईआरटी में जब एसिड बेस और सॉल्ट आप करते हो, तो वहां पर भी आप वॉशिंग सोडा को तैयार करते हो। ठीक है, वहां से भी पढ़ो थोड़ा सा, यहां से भी उसमें कंटेंट ऐड कर लेना वॉशिंग सोडा का। और खासकर ये यूजेस वाला पार्ट कहाँ गया, ये रहा, ये यूजेस वाला पार्ट, ये बड़ा काम का है, यूजेस। ठीक है,
देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहाँ पर, सीएपीएफ 2024 का क्वेश्चन है, आंसर बताओ इसका जल्दी से। ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास इंपॉर्टेंट थीम है, बहुत क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तैयार कर लेना ये ग्लास वाली चीज। ठीक है, 2-3 बच्चे कर रहे हैं, यानी कि काफी बच्चों को नहीं आइडिया है। बहुत बढ़िया, ए है। देखो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास में आप यहां पर देखोगे, जब हमने सोडियम कार्बोनेट को यहां पर तैयार किया, तो सोडियम कार्बोनेट के यूजेस में आप यहां पर नोटिस करोगे सारे ही यूज काम के हैं, बट यहां पर मेंशन क्या है कि इट यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास। सोडियम कार्बोनेट ग्लास के मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल हो रहा है। अब आप यहां पर नोटिस कर लो कि सोडियम कार्बोनेट कहां दिया हुआ है, सिर्फ हमारे ए ऑप्शन में दिया हुआ है सोडियम कार्बोनेट। बाकी अदर ऑप्शन भी आपको ध्यान रखने हैं, बोरेक्स, एल्यूमिनिया, क्यूलेट्स और सिलिका, ए ऑप्शन। मतलब इतनी इंफॉर्मेशन से भी मेरा आंसर निकल गया। ठीक है, बाकी इसके यूजेस तो आपको ध्यान रखने ही रखने हैं। सेम सोडियम क्लोराइड के यूजेस, यहां पर यूजेस पर बहुत ज्यादा फोकस करना। ठीक है, इनकी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी तैयार कर ली और इनके यूजेस तैयार कर लिए। फिर जैसे यहां पर ये दिया हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके यूजेस दिए हुए हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो कि बेकिंग सोडा है, ठीक है, इसके बारे में आपने यहां पर पढ़ लिया। इसी तरीके से ग्रुप 2 एलिमेंट है एल्कलाइन अर्थ मेटल, ये आपको थोड़ा सा तैयार करना है। इसका भी सेम आप यहां पर देखोगे, इन्होंने यूजेस दिया हुआ है, यूजेस दिए हुए हैं। और जैसे अभी आपने सोडियम का के सारे कंपाउंड देखे, ऐसे ही कैल्शियम के कंपाउंड है, कैल्शियम ऑक्साइड है, क्विक लाइम, ये आप पहले चैप्टर में पढ़ते हो, केमिस्ट्री के पहले चैप्टर में, केमिकल इक्वेशन में। ठीक है, स्लैग्ड लाइम के बारे में यहां पर दिया हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में दिया हुआ है, कैल्शियम सल्फेट प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर आपने 9th और 10th अच्छे से पढ़ी हुई है ना भाई, तो बहुत जगह तो आपको ये थोड़ा थोड़ा रिवीजन ही लगेगा कि ये सारी चीजें तो मैंने कहीं कहीं अलग अलग जगह पढ़ी हुई हैं, जो अब यहाँ पर एक साथ क्लब करके दे दी है। लास्ट में आपके दिया हुआ है सीमेंट। सीएपीएफ 2024 में बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था सीमेंट का, आप परेशान हो गए थे कि कहां से पूछा है। ये है सीमेंट का और सेटिंग ऑफ सीमेंट के बारे में, यहां से क्वेश्चन। अभी तक हमें इस बुक में सिर्फ हाइड्रोजन वाला जो चैप्टर है, सिर्फ उसी की इंपॉर्टेंस पता थी, बट अब याद रखना कि ये वाला जो चैप्टर है, ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट, ये भी आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। यहां तक चीजें क्लियर हैं, जुड़े हुए हो, बोरिंग तो नहीं हो रहा है भाई? देखो काम की चीज है यार, ठीक है ना, मतलब इसमें थोड़ा सा हो सकता है कि तुम लोगों को नींद आ रही हो, बट ये काम की चीज है, इसे हाईलाइट कर लेना, इंपॉर्टेंट है यार। मतलब 2-4 क्वेश्चंस की बात है भाई, बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। अच्छा पेस यही रखें, थोड़ा सा फास्ट कर दूं अगर कहोगे तो, मैं थोड़ा स्पीड में भी ले जा सकता हूँ, फास्ट कर दें? ठीक है। गेम चेंजर में हाइड्रोजन की जो पीडीएफ है वो इनफ है यार। ठीक है, ठीक है। अब देखो पी ब्लॉक वाले को हमें तैयार नहीं करना है, अब मैं आपको थोड़ा सा, पी ब्लॉक वाले को नहीं रेडी करना है। पी ब्लॉक में भी इन्होंने, जैसे देखो पी ब्लॉक में जो चीजें दी हुई है ना, वो ऑलरेडी 10th में दी हुई हैं। जैसे कार्बन फैमिली के बारे में कुछ डिस्कशन है, मेरे हिसाब से इसको आप 10th से ही करो, ज्यादा बढ़िया है। जैसे कार्बन के बारे में यहाँ एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन है, अब यहाँ डायमंड का, आपका ग्रेफाइट फ्लोरेंस के बारे में काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन दी हुई है, बट अपनी वो 10th वाली चीजें काम की है, तो इसको भी हटा दो। ठीक है, तो उसके बाद आपका चैप्टर आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। इसमें भी यार ज्यादा चीजें काम की नहीं है, ठीक है, इसमें भी ज्यादा चीजें काम की नहीं है। अब इसमें आप देखोगे मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ये आपको याद होगा हमारी इज मैटर अराउंड अस प्योर, 9th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है, वहां पर आपको ये सेपरेशन मेथड्स दिए हुए हैं, तो इसको यहां से मत करना, वहां से ही कर लेना 9th क्लास से ही। ठीक है, सब्लिमेशन है, क्रिस्टलाइजेशन है, डिस्टिलेशन है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, वहां से कर लोगे काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, चलो ये वाली चीज भी हटा दो। उसके बाद इस बुक में हमारे लिए काम का चैप्टर, ठीक है, जितना मैंने मार्क किया है उतना मैंने आपको सब बता दिया है, और इसमें कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है। 11th क्लास की बुक का कंक्लूजन मैं आपको बता देता हूं। चैप्टर 1 में सिर्फ ये लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन तैयार करना है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट पीरियोडिक टेबल वाला करना है। एक सेकंड।
हम्म, ठीक है, ये वाला चैप्टर यूनिट 3 करनी है। उसके बाद आपको ये सब हटा दो, यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 6, यूनिट 7। रेडॉक्स में आपको मैंने बता दिया, थोड़ी सी चीजें समझ लो। मेन है हाइड्रोजन, एस ब्लॉक एलिमेंट, ये दो करने हैं। मतलब अगर पूछोगे सर एक बार फिर से वाला इंडेक्स दिखा दीजिए। क्या कह रहे हो उत्सव? सर फिर से वाला इंडेक्स दिखा दीजिए, बीच में शफल हो गया। ओके ओके ओके। मतलब अब मैं 11th की केमिस्ट्री का क्रक्स बता रहा हूँ कि तुम्हें पढ़ना क्या है। सिंपल, एक तो ये थर्ड चैप्टर पढ़ना है, पीरियोडिक टेबल वाला, ठीक है, वो काम का है। बाकी छोटी छोटी चीजें जो हर चैप्टर में बताइए वो तो देख ही लेना। उसके बाद आपका ये हाइड्रोजन वाला चैप्टर है, ठीक है, और ये एस ब्लॉक एलिमेंट। ये तीन चैप्टर हैं जो मेरे इस पूरे 400-500 पन्नों की किताब में से निकल के आते हैं, जहां से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ठीक है, ये तीन चीजें। एक बार ट्वेल्थ भी देख लेते हैं केमिस्ट्री में। ट्वेल्थ में कुछ काम का है क्या? तो यहां पर भी मैं आपको दिखा देता हूँ ट्वेल्थ केमिस्ट्री में कुछ काम का है क्या। यहाँ पर देखो, सॉलिड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस टेंशन। ये सरफेस टेंशन अपना फिजिक्स में कर लेंगे तैयार, ये जो यूनिट 5 में दिया हुआ है ना सरफेस टेंशन, ये यहाँ से मत करना। फिर उसके बाद जनरल प्रिंसिपल, पी ब्लॉक, ये पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक कुछ मत करना, सिर्फ एस ब्लॉक एलिमेंट्स तैयार कर लेना, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हेलो एल्केन्स, हेलो अरीन्स, अल्कोहल, एल्डिहाइड, ये कुछ काम का नहीं है भाई, ठीक है। ट्वेल्थ क्लास की बुक इतनी काम की है ही नहीं। फिर उसके बाद लास्ट में बायोमोलिक्यूल्स दिए हुए हैं। अब देखो, ये बायोमोलिक्यूल्स हमने बायोटेक्नोलॉजी में भी पढ़े हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इसको भी बायोटेक्नोलॉजी में ही जाकर कंक्लूड करो, यहां मत पढ़ना। इस बुक में से अगर कोई एक चैप्टर काम का है, इस बुक में से अगर ट्वेल्थ में से कोई एक चैप्टर काम का है, तो ये पॉलीमर्स, ये एक चैप्टर तैयार कर लेना बस। ये थोड़ा सा याद होगा आपको यार, लास्ट ईयर पेंट वाला क्वेश्चन आया था, एक पेंट वाला मैचिंग के लिए आया था, एक दो पॉलीमर के क्वेश्चंस और आए हुए हैं। तो ट्वेल्थ क्लास में हमारे लिए सिर्फ इतना ही काम का है, ठीक है। केमिस्ट्री का क्रक्स समझ में आ गया। 11th क्लास में पीरियोडिक टेबल, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, ये तीन चैप्टर हैं। और 12th क्लास में पॉलीमर्स, ये चार चैप्टर हैं जो सिर्फ और सिर्फ पढ़ने हैं। बर्डन कम हो गया। बायो में भी 3-4 चैप्टर, केमिस्ट्री में भी 3-4 चैप्टर। बायो केमिस्ट्री डन, रेडी, ठीक है। थम्स अप कर दो, ओके कर दो, आगे बढ़ते हैं फिर। लास्ट फिजिक्स बचा है, बस थोड़ा सा जोश और बनाए रखो यार। ठीक है। चलो आ जाओ फिजिक्स की तरफ। यार फिजिक्स में मैंने आपको बताया जैसे कि ट्वेल्थ उतनी खास है नहीं, 11th खास है, और 11th में भी सिर्फ पार्ट 2 खास है, ठीक है। तो इसके भी सबसे पहले इंडेक्स पर चलते हैं। देखो, यहाँ पर चैप्टर 1 तो फिजिक्स वर्ड हटा दो, ये तो कुछ है नहीं। यूनिट एंड मेजरमेंट में ना यार, मैं आपको कहूंगा, इन्होंने कुछ यूनिट्स मेजरमेंट्स दी हुई हैं, वो सब मत पढ़ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के मतलब 40-50 क्वेश्चन है यूनिट के ऊपर, उनकी लिस्ट बना लेना बस, वहीं से कुछ ना कुछ फंसेगा तो फंस जाएगा, नहीं तो क्वेश्चन तो यहां से आते भी नहीं है वैसे भी, ठीक है। उसके बाद मोशन इन स्ट्रेट लाइन हटा दो, मोशन इन प्लेन ये भी हटा दो, ये भी नहीं पूछता है। लॉज ऑफ मोशन, ये सारे मोशंस, लॉज ऑफ मोशंस, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, इनर्शिया, ये सारे आपके 9th में जो आपका लॉज और फोर्स का जो चैप्टर दिया हुआ है, उतना कर लो तैयार बस। वर्क एनर्जी भी आपका 9th में दिया हुआ है, ये भी यहां से मत करना, उतना ही सफिशियंट है। रोटेशन मोशन पूछता नहीं है, ग्रेविटेशन भी आपका 9th में दिया हुआ है। ये आपका फिजिक्स का पार्ट 1 है 11th क्लास का, जिसमें से कुछ काम का नहीं है, 9th क्लास में सब कुछ दिया हुआ है। अब यहां पर आपको जो तैयार करना है, याद रखना, पार्ट 2 मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है। एक तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। अब देखो, ये जो पार्ट 1 में चीजें थी ना, वो 9th में थी, 10th में थी, बट ये वाली चीजें आपकी कहीं नहीं गिवन है 9th-10th में, तो इन पर फोकस करना। जैसे कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी, और इसमें भी ज्यादातर इलास्टिक मॉड्यूलिंग, इस पर 2025 में क्वेश्चन आया अभी, सीएपीएफ में दिखाऊंगा अभी मैं। फिर चैप्टर 10 पूरा का पूरा तैयार करो, बट जिसमें सरफेस टेंशन ज्यादा काम का टॉपिक है, सरफेस टेंशन, ठीक है। 11th चैप्टर है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसमें आपका हीट ट्रांसफर पर सिर्फ इतना एक हीट ट्रांसफर है, सब यूनिट जो आपको तैयार करनी है, ठीक है। ये चैप्टर 12 थर्मोडाइनमिक्स। अब थर्मोडाइनमिक्स अगर आपको रेडी करना है, मैंने केमिस्ट्री में मना कर दिया था, अगर रेडी करना है तो यहां से करो फिजिक्स में, ठीक है। वैसे तो यार देखो, थर्मोडाइनमिक्स में भी ना, मतलब इस बार 2025 में रेफ्रिजरेटर का एक क्वेश्चन आया था, उसमें पूछा था लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स कौन सा लग रहा है।
सिर्फ उसके लिए मैं ये वाला चैप्टर सजेस्ट कर रहा हूँ, नहीं तो मुझे और ज्यादा थर्मोडायनेमिक्स पे क्वेश्चन दिखे नहीं है। तो इसको भी अगर टाइम होगा तो करना, नहीं तो इसे भी छोड़ सकते हो तुम थर्मोडायनेमिक्स को। ठीक है। उसके बाद काइनेटिक थ्योरी काम की नहीं है। ऑसिलेशन में आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन है जो आपको तैयार करना है, और वेव्स में आपका डॉपलर इफेक्ट। ये पूरे पूरे नहीं चैप्टर तैयार करने हैं, जितना जितना मैं बता रहा हूं। तो यहां पर वेव्स में आपका डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर इफेक्ट पर याद होगा एक क्वेश्चन आपको। अभी मैं दिखाता हूँ ये सारे क्वेश्चंस भी ना। ये ठीक तो है। मैम पढ़ा चुके हैं सर, ये दोनों चीजें पढ़ाई हुई है। सब वो तो काफी चीजें मैम ने कवर कराई होंगी वहां, तो देखो 11 12 अच्छे से कवर किया है। ठीक है। ये वाली चीजें हो गई। अब थोड़े से मैं कहीं कहीं आपको क्वेश्चंस भी दिखा देता हूं, जहां से क्वेश्चंस कैसे पूछे हैं आपसे। 11th फिजिक्स पूरा हटा दो, उसमें तो कुछ काम का था ही नहीं। 12th की फिजिक्स में थोड़ी थोड़ी चीजें थी, जैसे कि देखो ये आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स में, जैसे हुक्स लॉ आपको रेडी रखना है, ये हुक्स लॉ क्या है। ठीक है। उसके बाद इलास्टिक मॉड्यूली, ये मैंने जो कहा था आपसे, सीएपीएफ 2025 में कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आया है। तो यहाँ पर बल्क मॉड्यूलस क्या है, यंग्स मॉड्यूलस क्या है, इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। केमिस्ट्री में भी मैंने अभी आपको बताया ना, कुछ लॉस थे, गैशियस लॉ, तो वो भी कुछ ऐसे ही पूछ लेगा, मैच करा लेगा। तो इस तरीके से आपको वो ये लॉज वाली चीजें, कुछ चीजें ना डेफिनेशन बेस्ड होती हैं, सामने ही दिख जाती है कि यार ये क्वेश्चन में बन सकती है। तो ऐसी 11th क्लास की चीजें आपको पकड़नी है, तैयार करनी है। ठीक है। तो जैसे यहाँ यंग मॉड्यूलस की डेफिनेशन दी हुई है, ये आपको रेडी करना है। फिर बल्क मॉड्यूलस दिया हुआ है, शियर्स मॉड्यूलस दिया हुआ है, यहीं से आपका 2025 का क्वेश्चन बना था। ठीक है, ये रेडी कर लोगे। उसके बाद हम्म, ठीक है। उसके बाद देखो ये वाला वेव वाले टॉपिक में मैंने जो बताया था आपको, डॉपलर इफेक्ट, ये डॉपलर इफेक्ट तैयार करना है। ठीक है। ये यूनिट, ये वेव्स की सब यूनिट है। पूरा वेव मत तैयार करना, सिर्फ ये डॉपलर इफेक्ट पर क्वेश्चन आता है, इसको रेडी करना, डॉपलर इफेक्ट को। ठीक है। एप्लीकेशन तैयार रखना। ये आपकी 11th क्लास की फिजिक्स यहाँ पे खत्म हो जाती है। ठीक है। एक बार 12th की फिजिक्स और दिखा देता हूँ, फिर फाइनल कंक्लूजन दे दूंगा कि कौन सा तैयार करना है आपको। एक बार 12th की फिजिक्स और देख लो। 12th की फिजिक्स में आपका देखो, मैं आपको बताता हूँ ये वर्क कैसे कर रही है फिजिक्स। जो आपके 9th क्लास की फिजिक्स के चैप्टर्स हैं, वो थोड़े से एडवांस होकर 11th में आ गए हैं। ठीक है। 11th के पार्ट 1 में, तो पार्ट 1 वाला तो चीज हम 9th में पढ़ लेंगे, आपको पार्ट 2 तैयार करना है। और जो 10th क्लास की जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के जो चैप्टर्स हैं, लाइट्स है, रे ऑप्टिक्स है, वो सारे आपके 12th में आ गए हैं। तो जैसे ये इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड फील्ड, ये बिल्कुल मत पढ़ो। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ये नहीं पढ़ना है। करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं पढ़ना है, मूविंग चार्ज नहीं पढ़ना है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर नहीं पढ़ना है। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एसी, ये नहीं पढ़ना है। इस 12th क्लास की बुक में सिर्फ एक चैप्टर है जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसको यार बहुत अच्छे से तैयार कर लेना, इस पर बहुत क्वेश्चन पूछे हैं, बहुत ज्यादा। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर एक रे ऑप्टिक्स है, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। यहां पर भी मैं आपको थोड़ा सा ना स्पेसिफिक लेकर जाता हूं, इसमें भी पूरा चैप्टर नहीं तैयार करना, मैं आपको मार्क करा देता हूं। मैं आपको इसमें मार्क करा देता हूं क्या तैयार करना है। देखो, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ोगे ना, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आपको सबसे जरूरी जो चीज है, वो इसका स्पेक्ट्रम है जो तैयार करना है। यहां से 8.4 यूनिट्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, यहां से रेडी करना। ठीक है। इसमें ये पूरा माइक्रोवेव, रेडियो वेव, इसके यूजेस हैं, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, अच्छे खासे क्वेश्चंस निकल के आते हैं। इंफ्रारेड वेव्स है, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, ये आपको कहीं पर भी कोई चैप्टर नहीं देखने को मिलेगा, सीधे क्वेश्चंस यहीं से उठाते हैं लोग। एक्सरे है, गामा रे है, इसको आपको रेडी करना है। ठीक है। ये वाला पार्ट है, ये आपका सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इतना सा पार्ट है। उसके बाद रे ऑप्टिक्स में आपको जो पढ़ने को कहा जाता है, ये रे ऑप्टिक्स को भी पूरा मत पढ़ना, इसमें भी सिर्फ 2 3 चीजें हैं जो मैं आपको दिखा देता हूं। ये डिस्पर्जन बाय प्रिज्म, ये आपकी 10th क्लास में दिया हुआ है, इसको आप चाहे यहां से पढ़ लो चाहे वहां से पढ़ लो। एक जो जरूरी चीज है जो आपका नहीं दी हुई है, वो है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप थोड़ा सा यहां से तैयार कर लेना। ठीक है। सीडीएस में भी 2025 में माइक्रोस्कोप पर क्वेश्चन आया था, 2025 का लेटेस्ट क्वेश्चन है।
एक माइक्रोस्कोप रेडी रखो, ठीक है। उसके बाद दूसरा रेडी रखो टेलीस्कोप। CDS 2 2025 में यहां से ही क्वेश्चन आया था। माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, पूरा चैप्टर नहीं करना है, सिर्फ इतनी सी यूनिट तैयार करनी है यहां पर, ठीक है। चलो उसके बाद आपका एक चैप्टर और है इसके बाद, वेव ऑप्टिक्स, जिसमें आपको सिर्फ पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग और पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, ये दोनों चीजें भी आप छोड़ सकते हो, ये सबसे एंड में करना अगर समय मिल गया तो, ठीक है। बाकी इस वेव ऑप्टिक्स, ये वाला जो चैप्टर है वेव ऑप्टिक्स, इसमें सिर्फ ये 2 यूनिट है जो काम की है। बस फिजिक्स में यार इतना ही काम का है, ठीक है। फाइनली इसको भी मैं कंक्लूड करता हूँ। पार्ट 1 बिल्कुल काम का नहीं है, कुछ भी काम का नहीं है पार्ट 1 में, ये सारी चीजें हम नॉर्मली पढ़ लेंगे। 12th क्लास की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तैयार करो इसके लिए, ठीक है। 12th में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तैयार करना है। वेव रे ऑप्टिक्स में आपको टेलीस्कोप तैयार करना है, ठीक है। माइक्रोस्कोप तैयार करना है। ये दो चीजें हैं जो आपको 12th में रेडी करनी है। 11th की जहां तक बात करूं, आपको मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, उसके बाद मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स, उसके बाद आपका यहाँ पर हीट ट्रांसफर थर्मल प्रॉपर्टीज वाला, और सिंपल हार्मोनिक मोशन और डॉपलर इफेक्ट, इतना आपको फिजिक्स में रेडी करना है। सब कुछ मत तैयार करना, जितना जितना मार्क कराया उतना रेडी करना। फिजिक्स भी आपकी हो गई, केमिस्ट्री भी हो गई, बायो हो गई। ये मेरे एंड से सारी चीजें हैं जो आपको मैंने मार्क करा ली हैं। उम्मीद करता हूं अब 2-4 नंबर क्वेश्चन जो हमारे गलत होने वाले थे वो शायद बच जाएंगे। समझ में आ गया, मजा आ गया? जाग रहे हो तो लिख दो भाई, मजा आ गया। सर आ गया मजा। नींद में ही लग रहे हो देवेश। नहीं सर। नहीं, बढ़िया है, बढ़िया।